हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 2 एसएसटी के चैप्टर 2 ओशंस एंड कंटिनेंट्स के वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में आ गए हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 जाके देख लीजिए, वो वीडियो को देखिए तभी ये वीडियो समझ आएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। सो चलते हैं उस पार्ट में। हमने कंप्लीट किया था ओशंस एंड डिजास्टर्स से ऊपर तक, मतलब ये हमने ये वाले तक कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओशंस, पेज नंबर 33, ओशंस एंड डिजास्टर। ठीक है, ओशंस एंड डिजास्टर। अब हम देखेंगे रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ द अर्थ at the start of this chapter, you may have noticed white shapes across the globe. इस अध्याय की शुरुआत में धरती की जो तस्वीर पर आपने देखा होगा कि एक पूरी दुनिया में सफेद आकृतियों को देखा होगा, है ना। जब हम ये चैप्टर पहले के मतलब फर्स्ट पार्ट में अगर आपने देखा है वीडियो, तो फर्स्ट पार्ट में आपने जरूर देखा होगा जो अर्थ का जो पिक्चर दी गई है उसमें कुछ व्हाइट शेप्स बनी हुई है ना। तो डिड यू गेस व्हाट दे आर? क्या तुम बोल सकते हो कि वो क्या मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि क्या वो चीज क्या है? दे आर लार्ज masses ऑफ क्लाउड्स। वो क्या है? ये बड़े बड़े बादलों के समूह है। ठीक है, such clouds bring rain to the continents. For instance, the monsoon rains we in India expect every summer originate in the ocean. Without such rains, our agriculture and all life will suffer. अच्छा, ऐसे बादल, ये जो बादल होते हैं ना, वो कहाँ पे बारिश लाते हैं? वो कंटिनेंट्स पे बारिश लाते हैं। और जिस मानसून के हम वेट करते हैं, मानसून मतलब रेनी सीजन की हम वेट करते हैं, वो भारत में हर गर्मी में जब हम वेट करके बैठे रहते हैं तो वो बारिश की उम्मीद करते हैं, तो वो समुद्र से शुरू होती है। इसकी जो शुरुआत होती है वो समुद्र से होती है। ऐसी बारिश के बिना हमारी कृषि और सभी जीवन प्रभावित होंगे। अगर हम ये बारिश हमें नहीं मिलेगी तो हमारे जो एग्रीकल्चर है मतलब कृषि है वो सफर करेंगे, और हमारी जो लाइफ है, साधारण लाइफ है, वो भी सफर करेगा। But oceans often also give rise to storms, violent events with extreme rainfall or very strong winds such as cyclones, which can cause widespread damage to coastal regions of the world. अच्छा, क्या कह रहे हैं कि ये जो समुद्र अक्सर तूफानों को भी जन्म देते हैं, जैसे चक्रवात मतलब साइक्लोन्स। साइक्लोन्स को हिंदी में चक्रवात कहते हैं। जैसे चक्रवात जो अत्यधिक बारिश या बहुत तेज हवाओं के साथ होते हैं, और जो हमारे पृथ्वी के जो तट है, वर्ल्ड के जो तट है, कोस्टल रीजियंस है, वहां के क्षेत्रों में व्यापक नुकसान कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। वाइड स्प्रेड डैमेज मतलब ह्यूज डैमेज करते हैं। ठीक है, A tsunami is another natural disaster that originates in the ocean. सुनामी भी एक अलग डिजास्टर है, आपदा है, प्राकृतिक आपदा जो कि समुद्र में उत्पन्न होती है। ठीक है, It is a huge and powerful wave generally caused by a strong earthquake or a volcanic eruption at the bottom of the ocean. क्या कह रहे हैं कि ये एक विशाल और शक्तिशाली लहर होती है, वेव होती है, लहर। दिस इज कॉल्ड वेव। ये जो समुद्र में जो ये होता है इसे हम वेव कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक लहर है जो
आमतौर पर समुद्र के तल में आए एक शक्तिशाली भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होती है, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण होती है। Tsunamis can travel thousands of kilometers and submerge coastal areas, causing widespread damage. क्या कह रहे हैं कि सुनामी हजारों किलोमीटर तक यात्रा कर सकती है और तटीय क्षेत्रों में, मतलब जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां को डुबो सकती है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है, ठीक है। नाउ डोंट मिस आउट पे देखेंगे, on 26 December 2004, India and another 13 countries around the Indian Ocean were struck by a powerful tsunami caused by an earthquake in Indonesia. 2016 के दिसंबर 2004 के 26 दिसंबर में भारत और हिंद महासागर के आसपास के अन्य 13 देशों को इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण एक शक्तिशाली सुनामी ने प्रभावित किया। बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था उस टाइम, ठीक है। 2004 में जो सुनामी आई थी उससे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपना जान गंवा दिया इस सुनामी के चलते। इन इंडिया, द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स seen figure 22.4 above and also subsection islands farther below, and the coasts of Tamil Nadu and Kerala were severely affected and suffered much damage and loss of life. भारत में अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स है वहां के, और तमिलनाडु और केरला के जो कोस्टल एरियाज है वहां के एक बहुत ज्यादा डैमेज देखा गया है और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उनमें, वहां के लोगों ने अपनी जान भी गंवाए हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, such tsunamis are rare but very destructive. ये जो सुनामी आती है वो बहुत रेयर आती है, मतलब बहुत कम आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं। Luckily, they can often be detected before they hit a coast. Many countries collaborate in such early warning systems. सौभाग्य से उन्हें अक्सर तट पर पहुंचने से पहले ही पहचाना जा सकता है। ये बहुत कम टाइम में होता है कि पहले ही पता चल जाता है कि वहां पे सुनामी आने वाली है। कई देश ऐसे पूर्व चेतावनी प्रणाली में सहयोग करते हैं ताकि पहले से उन्हें पता चल जाए कि कब सुनामी आने वाली है, ताकि इस चीज के लिए वो प्रिपेयर रहे, ठीक है। Now, there is in particular an Indian Ocean tsunami warning system to which many countries including India contribute. अच्छा, क्या कह रहे हैं कि विशेष रूप से एक हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली है, ठीक है, जिसमें भारत सहित कई देश योगदान करते हैं। This helps to measures to protect lives and property. ये जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए उपाय करने में मदद करता है, ठीक है। नाउ नंबर 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या दे रहे हैं, events that lead to loss of life and property are handled under disaster management. जीवन और संपत्ति के जो नुकसान की ओर ले जाने वाली घटनाओं को आपदा प्रबंधन के अंतर्गत संभाला जाता है। मतलब ये जो लाइफ लॉस होता है या फिर प्रॉपर्टी लॉस होती है, ये सब कुछ कौन मैनेज करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो टीम होते हैं वो मैनेज करते हैं, ठीक है। इंडिया हैज इट्स ओन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू डील विद all kinds of disasters. We will see more examples in the next chapter. Next chapter में हम इंडिया के पास, भारत के पास सभी प्रकार की ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट
की जो टीम है वो बहुत है, पास सभी टाइप के टीम है, और ये क्या करते हैं, ये हमें डील करने में हेल्प करती है, ताकि जो भी डिजास्टर आते हैं उस टाइम हमें डील करने में, उस चीज के साथ डील करने में हमें हेल्प करती है ये लोग। और इनकी जो एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ कंटिनेंट्स। कंटिनेंट्स क्या? कंटिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ ओशंस। महासागरों के जो मैप है वहां पर हम महाद्वीप दिखाई देते हैं, मतलब वहां पे हम महाद्वीप को देख सकते हैं। हाउ मेनी कैन यू काउंट? तुम कितने काउंट कर सकते हो? द आंसर इज नॉट सो सिंपल एज दे कैन बी काउंटेड इन सेवरल वेज। ये जो आंसर है, जो उत्तर है, वो इतना सरल नहीं है, क्योंकि इन्हें कई तरीकों से गिना जा सकता है। Depending on our choice, we may list any number of continents between 4 and 7. Here is why. हमारी पसंद के अनुसार हम 4 से 7 के बीच किसी भी संख्या में महाद्वीप गिन सकते हैं। Here is why. ऐसा, इसका कारण जो है ये नीचे दिए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है? North America and South America are generally considered to be two continents, but if seen as a single landmass, they can also be considered as one. अच्छा, नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है वो आमतौर पर दो महाद्वीप माना जाता है, लेकिन अगर इन्हें एक भूभाग के रूप में भी देखा जाए तो इन्हें एक भी माना जा सकता है। दोनों तो अलग अलग है, पर अगर हम चाहें तो इनको एक करके सिर्फ अमेरिका भी बोल सकते हैं, है ना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। यूरोप एंड एशिया आर जनरली कंसिडर्ड एज two continents, although the map makes it clear that they form a single landmass. कह रहे कि जो यूरोप और एशिया है वो आमतौर पर दो महाद्वीप माना जाता है, हालांकि जो मैप है ये स्पष्ट करता है कि वे एक ही भूभाग बनाते हैं, ठीक है। फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल reasons, Europe's evolution has been very different. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का जो विकास है वो एशिया से बहुत अलग रहा है, इसलिए इन्हें दो महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, ठीक है। फ्रॉम एशियस विच इज वाई दे कैन बी सीन एज टू कंटिनेंट्स, मतलब ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो कारण है उससे यूरोप का जो विकास है वो एशिया से बहुत अलग रहा है, इसलिए इन दोनों को, जो ये जो महाद्वीप है, इनको अलग रूप में देखा जा सकता है। Geologists, however, often regard them as a single continent called Eurasia. हालांकि जो जियोलॉजिस्ट है, भूवैज्ञानिक, वो अक्सर इन्हें यूरेशिया के नाम पे ही महाद्वीप को मानते हैं, एक ही नाम पे बुलाते हैं यूरेशिया बोलकर, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर, this is point number 3. Now third point, Africa and Eurasia are generally regarded as two continents but sometimes as one. कह रहे कि अफ्रीका और यूरेशिया को आमतौर पर दो महाद्वीपों के रूप में माना जाता है, लेकिन कभी कभी इन्हें भी एक माना जाता है, कभी कभी। सो अब हम क्या देखेंगे, अब हम समराइज, लेट अस summarize the different counts in a table. हम पहले, अगर हम 4 कंटिनेंट्स कह रहे, काउंट्स ऑफ कंटिनेंट्स, कंटिनेंट्स अगर हम 4 कह रहे तो 4 में हम क्या क्या मानेंगे, अफ्रीका और यूरेशिया को 1 मानेंगे, ठीक है, अमेरिका को 2 मानेंगे, थर्ड एंटार्क्टिका, और फिर 4 ऑस्ट्रेलिया। अगर हम 5 कंटिनेंट्स बोलेंगे तो अफ्रीका और यूरेशिया को अलग कर देंगे, फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे 2, फिर उसके बाद आएगा अमेरिका 3, अंटार्कटिका 4, ऑस्ट्रेलिया 5। नाउ 6 कंटिनेंट्स अगर हम बोल रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम अफ्रीका तो अलग था ही, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूरेशिया में 4 और 5 नॉर्थ अमेरिका आ रही है,
और 6th में साउथ अमेरिका आ रही है, जो कि हमने देखा हमारा जो पिक्चर है पेज नंबर 32 में, हम 32 में एक बार जाएंगे, ये पिक्चर हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद यूरेशिया है, नंबर 3 अफ्रीका है, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट वन 6th वन अंटार्कटिका है, जो कि हमें दिखा रहा है कि हमारे कितने कंटिनेंट्स हैं, 6 कंटिनेंट्स हैं। फिर नाउ अगर हम 7 कॉन्टिनेंट्स देखेंगे तो क्या देखेंगे कि अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यहाँ पे एशिया और यूरोप को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, अब अफ्रीका तो था ही, उसके बाद अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो फिर कितने हुए? 7 कंटिनेंट्स हुए। In practice, the last least of 7 continents is the one most widely adopted and used. क्या कह रहे कि लास्टली ये जो लास्ट 7 कंटिनेंट्स दिए गए हैं, यही हम यूज करते हैं प्रैक्टिस के चलते। यही हमारा प्रैक्टिस है कि हम कहते हैं कि 7 महाद्वीप है, तो ये लास्ट वाला जो कंटिनेंट्स लिस्ट दिए गए हैं यही हम उपयोग करते हैं ज्यादातर। नाउ डोंट मिस आउट, ये पॉइंट्स मिस आउट मत करना। क्या पॉइंट्स दिए गए हैं? You may have seen the 5 Olympic rings, one of the symbols of the Olympic Games. They symbolize the gathering of sports people from all over the world. आपने ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में से एक 5 ओलंपिक रिंग को देखा होगा, जरूर देखा होगा तुमने। ये दुनिया भर की खिलाड़ियों के एकत्र होने का प्रतीक है। ठीक है, The rings were chosen to represent 5 inhabited continents: Africa, America, Asia, Australia and Europe. ये जो रिंग है वो 5 बसे हुए महाद्वीपों, मतलब अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। ठीक है, now let us look at the diagram on page 36, which is based on the list of 7 continents. It does not show their actual shapes but their relative sizes. अब आइए हम पेज नंबर 36 पर दिए गए चित्र को देखते हैं, जो 7 महाद्वीपों की सूची मतलब लीस्ट पर आधारित है। ठीक है, ये उनके वास्तविक आकार नहीं दिखाता है, बल्कि उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उन्हें दिखा रहा है कि 7 कंटिनेंट्स हैं। तो ये इसके एक्चुअल शेप्स नहीं है। ये हो गए नॉर्थ अमेरिका, नंबर 2 साउथ अमेरिका, नंबर 3 यूरोप और एशिया अलग अलग, तो अलग अलग 3 4। नंबर 5 में आ रहा है अफ्रीका, 6 में ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में अंटार्कटिका नीचे, 7 में है नीचे अंटार्कटिका। ठीक है, नाउ लेट अस एक्सप्लोर में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिए? काउंटिंग द नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स, नेम द लार्जेस्ट कंटिनेंट्स एंड द स्मॉलेस्ट। अगर हम स्क्वायर को काउंट करें, इसमें से सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट क्या आ रहा है? स्क्वायर्स को काउंट करते हैं। सबसे पहले हम एशिया को देखते हैं, लग रहा है एशिया सबसे ज्यादा बड़ा है देखकर, सो हम स्क्वायर को काउंट करके देखेंगे एक बार। लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। तो एशिया के कितने स्क्वायर्स हुए? 44 स्क्वायर हुए। ठीक है, और हमें सबसे छोटा लग रहा है अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका का हम देखते हैं। आपको देखे जो लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13 या 30। अब हम नॉर्थ अमेरिका भी एक बार देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। दिस इज ऑफ 17। अब हम देखेंगे यूरोप का। यूरोप सबसे छोटा लग रहा है, देखते हैं। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, एंटार्क्टिका से भी छोटा है यूरोप। अब हम ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, नाउ लेट्स सी ऑस्ट्रेलिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सबसे ज्यादा छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया है सबसे ज्यादा बड़ा। 44 है एशिया और ऑस्ट्रेलिया है सबसे छोटा। सो आंसर विल बी लार्जेस्ट। अगर हम देखें तो हमारा क्या आंसर होगा? अगर हम लार्जेस्ट देखेंगे तो लार्जेस्ट हमारा एशिया आएगा। और अगर हम स्मॉलेस्ट पे देखेंगे, स्मॉलेस्ट होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। This is question number 1. Now question number 2. Which one is larger? North America और South America? काउंट करके देखेंगे कौन लार्जर। नॉर्थ अमेरिका ज्यादा लार्जर है या साउथ अमेरिका ज्यादा लार्जर है? लेट्स सी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ज्यादा कौन बड़ा दिख रहा है? ऑब्वियसली साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब लार्जर साउथ अमेरिका है। सो दिस इज लार्जर। विल राइट एल। ठीक है, यहाँ पे आप टिक भी कर सकते हो, हम एल भी लिख सकते हैं और टिक भी कर सकते हैं। अब कह रहे कि अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में से कौन सा ज्यादा लार्जर है। तो अब हम देखेंगे अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कौन बड़ा है। अफ्रीका को हम काउंट करेंगे। लेट्स काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सो अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में से सबसे ज्यादा लार्जर है अफ्रीका। सो लार्जर इज अफ्रीका। यू कैन टिक ओवर हियर। नाउ एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया में, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा एंटार्क्टिका बड़ा है क्योंकि 13 है और ऑस्ट्रेलिया के पास 8 स्क्वायर्स है। सो एंटार्क्टिका इज द लार्जेस्ट वन। दिस इज लार्जेस्ट। Now recolor the diagram by having the single color for Europe and Asia and rename the result as Eurasia। कह रहे हैं कि रिकलर कीजिए जो डायग्राम्स है, रिकलर कीजिए उसको बाय हैविंग अ सिंगल कलर फॉर यूरोप एंड एशिया एंड रीनेम द रिजल्ट एज यूरेशिया। अब ये जो है इनको हम रिकलर करेंगे। नाउ ऑलरेडी एशिया के पास 44 है। अगर हम इसको अगर सेम कलर के कर देंगे तो 44 प्लस 10 टोटल कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, राइट। तो यूरेशिया के पास कितना होगा? 54। अब कह रहे कि साउथ अमेरिका के साथ कंपेयर कीजिए इसके साइज। साउथ अमेरिका कितना हुआ? 18 है और इसके कितने हो जाएगा? अगर हम इसको सपोज अगर हम
इसको, इसके पास इसका जो यूरोप है या एशिया, इसको कट करके हम अगर इसको यूरेशिया कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं और हम इसको क्या लिखते हैं, यूरेशिया लिख देते हैं। एक सेकेंड, लेट मी चेंज माई इंक, यूरेशिया लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज यूरेशिया, इसको हम यूरेशिया अगर बना दें टोटल, तो फिर इसका एरिया कितना होगा, इसका स्क्वायर 54 स्क्वायर्स हो जाएंगे। सो अगर हम अब इसके साथ कंपेयर करें तो कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली यूरेशिया। कंपेयर इट्स साइज, इस साइज को कंपेयर करेंगे तो कौन बड़ा होगा, लार्जर, इसमें से लार्जर क्या होगा, ऑब्वियसली यूरेशिया, यूरेशिया विल बी द लार्जर वन, है ना। नाउ राइट डाउन द लिस्ट ऑफ कंटिनेंट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। ये मैंने आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट करके दिखाया है क्वेश्चन, आप इधर देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, उसके बाद है यूरोप, उसके बाद यूरोप आता है, थर्ड पे है एंटार्क्टिका, उसके बाद है फोर्थ पे साउथ अमेरिका, 5 में नॉर्थ अमेरिका, 6 में अफ्रीका और सबसे लार्जेस्ट वन एशिया। ठीक है, ये हो गए हमारी 7 कंटिनेंट्स और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तक, मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़ा तक। सो दिस इज आवर पार्ट 2, यहीं पे हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा अभी तक तो आपको पार्ट 2 समझ नहीं आएगी, तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस आइलैंड्स एंड उसके साथ हम क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।